24/7 खबर सबसे हटके। भाई हमें इस देश का राजा बनना पड़ेगा, हुक्मरान बनना पड़ेगा, तभी हमारी समस्या को लोगों को सबको एक हो जाना चाहिए। पार्लियामेंट जो है वो आपने देखा होगा चलते फिरते लोग थप्पड़ मार के गाड़ी में पुलिस वालों को चल देते थे। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। दोस्तों, राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के जो अध्यक्ष हैं सुरेंद्र जी, वो मेरे साथ हैं। लेकिन आज जो प्रोग्राम में आया हूँ वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और ये संतराम जी का जो आज जन्म उत्सव है, जयंती है सर, उसके उपलक्ष्य में प्रोग्राम किया जा रहा है। और उस प्रोग्राम में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या अधिकार जैसे जनता को मिले, जो मेरी समझ में आती है कि लोकतंत्र की जो सुविधा थी, जो शुरुआत थी A.V. संतराम जी ने और भीमराव अम्बेडकर जी ने 1936 में ही लाहौर से ऊपर दी थी। तो इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं और आज के कार्यक्रम के ऊपर हमारे साथ जो सुरेंद्र जी कुछ प्रकाश डालें, सुनिए और देखिए इनके विचारों को। जी सुरेंद्र, नमस्कार। नमस्कार जी, मैं सर्वप्रथम और चैनल का धन्यवाद करता हूँ जी, और आपके माध्यम से बहुत अच्छे आज हम लोग चिल्ला गांव के लोग पूरी विधानसभा में अम्बेडकर साहब की और संतराम जी की जयंती मना रहे हैं। मैं सर्वप्रथम तो आपके चैनल को बधाई और शुभकामनाएं दूंगा कि इस अवसर पर आपने समय निकाला और एक संदेश ले रहे हैं। दूसरा, देखिए, देश में अगर हम आज़ादी की बाद की बात करें या शुरुआत की बात करें तो कहीं ना कहीं गरीब, वंचित, अशिक्षित लोगों का जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक जो आज तक रहा, उसके आधार पर बाबा साहब और संतराम जी ने ही काम किया। उन्होंने ये काम किए कि कहीं ना कहीं गरीबों को, अशिक्षित लोगों को शिक्षा कैसे मिले, हम भागीदारी हमें कैसे मिले, और उस पर जो काम किया है आज वो देश में समानता का, बराबरी का कहीं ना कहीं हक हमें शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ता जा रहा है। और तो हम इस अवसर पर जो जयंती का है उनको बार बार नमन करते हैं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सुरेंद्र जी, जैसे कि आज युवा पीढ़ी ये जानते हैं कि महिलाओं को 50% का जो हकदार माना गया, बराबरी दी गई है, वो शायद 20वीं सदी में दी गई है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस जो महिलाओं का अधिकार है, इनको 1936 में ही बाबा साहब ने और संतराम साहब ने लोकतंत्र के अंदर पिरोया दिया था। आपका क्या कहना है इस मामले में? नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, देश में जब 1931 में जातिवार जनगणना हुई, उस जनगणना के आधार से एक डाटा निकल के आया कि हमारे यहाँ कितने लोग शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, कहाँ महिलाओं का सम्मान है, कहाँ पुरुषों का सम्मान है। उसी आधार से 1936 के आधार पर बाबा साहब ने और संतराम जी ने जब संविधान लागू हुआ, उस समय इन सबको उसमें पिरोने का, उसको रखने का, उन अधिकार को देने का काम किया। लेकिन आज हमें बहुत जो हमारे अधिकार हैं, जो हमें समय से मिलने चाहिए, वो अधिकार पूर्णतः जो है कहीं ना कहीं सरकारों की मंशा ना देने की रही या उनको आरक्षण ना देने की रही, ऐसा मतलब ये प्रतीत होता है और वो बिल्कुल खराबी उतर रहा है, हमें देखने को भी मिल रहा है। जी, तो ऐसा नहीं हो, आप नहीं समझ रहे कि ये जो एक इतिहास था ये हमारा, जहाँ शुरुआत हुई थी महिलाओं को सम्मान देने के बाद घूंघट हटाने की प्रथा खत्म करने के लिए, उस इतिहास को इतिहास के पन्नों में नहीं लिया गया, ना ही आज के समय भी किताबों में शामिल किया युवा जनता के लिए बताने के लिए। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये वास्तविकता भी है कि जो अधिकार हमें महिलाओं को, पुरुषों को शिक्षा, आरक्षण मिलने थे, वो पूर्णतः नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए, अभी मैं आपको एक जानकारी और भी दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। हम राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के तत्वाधान में सितंबर माह में एक जंतर मंतर पर 1 दिवसीय कार्यक्रम कर रहे हैं और उस कार्यक्रम में हमारी समाज की सभी सहयोगी संस्थाएं एवं अति पिछड़े वर्ग की भी सभी सहयोगी संस्थाओं के साथ जनगणना के लिए, महिलाओं के आरक्षण के लिए, SC मतलब जो मोस्ट बैकवर्ड है उसके क्लासिफिकेशन के लिए, जो IAS PCS में आज आप देखिएगा जैसे 13% रोस्टर के लिए हमने बहुत लड़ाई लड़ी है, नौकरियों के लिए कि शिक्षा अगर है भी तो सरकारी नौकरियों में जगह नहीं है। इन सभी तमाम मांगों को लेकर
हम एक दिन जंतर मंतर पर एक दिन का मन बना लिया है कि सभी सहयोगी संस्थाओं के साथ सितंबर माह में कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये बात आवश्यकता है कि अगर हमको जो हमारे अधिकार हैं, मान लिया शिक्षा के लिए हम कह रहे हैं कि शिक्षित बने, लेकिन अगर नौकरियां नहीं मिलेंगी तो हम तो बेरोजगार हैं। बिल्कुल। तो हमें कहीं ना कहीं जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी, महिलाओं को मान सम्मान नहीं मिलेगा, इनको आरक्षण नहीं मिलेगा, इनको रोजगार नहीं मिलेगा, इनको अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक ये काम नहीं चलेगा। मेरा सबसे ज्यादा ये है कि हमको राजनीति में, IAS PCS में, शिक्षा में जो जातिवार है जनगणना, उसके आधार पर सभी को बराबरी का दर्जा दे करके हमारी आरक्षण की मांग है। क्योंकि देश में सब नागरिक बराबर के हैं, उनको सभी को अधिकार अपने जीने का, अपने रोजगार का, सबसे पहले पेट पालन का होना चाहिए। वो अधिकार सभी को बराबरी के दर्जे से देने चाहिए, मिलने चाहिए। क्योंकि देश हमारा है और हम अगर अपने देश में भी खुशहाली से और अच्छे से नहीं रह सकते तो शायद ये हमारे लिए चिंता का विषय बन जाता है। तो हमें अपने देश में अपने अधिकारों को देना चाहिए और कहीं ना कहीं जो गरीब हैं, वंचित हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। उसके लिए हमें काम भी करना चाहिए। सुरेंद्र जी, ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा आपको कि 1936 में, 1931 में, 19वीं सदी के अंदर जब अगर बाबा साहब ने यह बात रख दी थी कि महिलाओं को आरक्षण के लिए बात है, महिलाओं को बराबर हिस्सेदारी के बाद, महिलाओं को लोकतंत्र में आगे बढ़ने के लिए बात, और उसके बाद 20वीं सदी में हम जो देख रहे हैं, 21वीं सदी में देख रहे हैं, दोनों सदियों में हमने देखा ये बात, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। सरकारें कोई भी नहीं हो, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अधिकार सबको दिया। लेकिन बेटी पढ़ने के बाद उसको जो नौकरी वाली बात है जो आपने कही है, उसको शामिल किसी ने नहीं किया अभी तक। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं तो आपसे भी पहले कह रहा हूँ कि अगर हम शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं और अगर नौकरी नहीं मिली तो जो बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा तो है, लेकिन जो गरीब आदमी अपनी मजदूरी करके जिस बेटी को या जिस बेटा को पढ़ाता है, जिस पर उम्मीद रखता है, और अगर उसे रोजगार नहीं मिला तो दो कारण से मर जाता है। एक तो उसकी आर्थिक तंगी है क्योंकि वो शिक्षा पढ़ा रहा है, और शिक्षा आज भले ही गवर्नमेंट कह रही है कि भाई सरकारी शिक्षाएं मिल रही हैं, लेकिन आज इतना प्राइवेट शिक्षा हो गया है कि हर आदमी, हर नागरिक के गरीब के बस की अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं है। ये वास्तविकता है। और फिर उसके ऊपर से शादी का डर है, तो आदमी कहाँ पढ़ाए या शादी करे? रोजगार मिल नहीं रहा है, नौकरियां बिल्कुल खत्म है। अगर रोजगार और नौकरियां नहीं मिली तो बात महिलाओं की नहीं है, पुरुष भी बेरोजगार हैं। तो हमें आरक्षण मिलना चाहिए, नौकरियां मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर नौकरियां मिलेंगी तो रोजगार मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, तो देश स्वतः तरक्की करेगा, हमारी इकोनॉमिक्स भी बढ़ेगी। और अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो हम बहुत कमजोर हो जाएंगे, देश कमजोर हो जाएगा। धन्यवाद। दोस्तों, सुरेंद्र जी ने बिल्कुल सही बात कही है। अगर देश बेरोजगार हो जाएगा, व्यापार नहीं होगा, नौकरियां नहीं होंगी, तो जो उद्देश्य था पढ़ाई का वो पूरा कैसे होगा? तो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ नौकरियों को होना आवश्यक है। सरकारें कोई भी हैं, सरकारें आएंगी भी जाएंगी भी, लेकिन युवा अगर शिक्षित होता है तो उसकी नौकरी में हिस्सेदारी होनी चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। खाली प्राइवेट नौकरियों के या शोषण से नहीं होगा। क्यों? जहाँ शिक्षा महंगी हो रही है उस शिक्षा पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। हमारे सुरेंद्र जी के जो विचार थे शायद ये इसी तरफ कुछ इशारा करते हैं, लेकिन हाँ, सितंबर में होने वाले इनके जो जनता प्रदर्शन में हम फिर मिलते हैं आपसे। देखते रहिए अंतक 24x7। हमारे साथ है सीपी सिंह जी, जो प्रभारी हैं बसपा पार्टी से। सीपी सिंह साहब, आज आप चिल्ला में आए हुए हैं, यहाँ एक प्रोग्राम चल रहा है, MG और अम्बेडकर भीमराव जो हैं उनकी जयंती मनाई जा रही है, इस विषय में और कुछ प्रकाश वो डाले जिसको आपने कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जनता को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को ऊपर उठाने के लिए। तो बताइए हमारे चैनल पर जनता के लिए वो ऐसा क्या है कि जिससे कि हमारी जनता इक्वल हो, और जो आपने शब्द इस्तेमाल किए उनको, उस जाति को भी कैसे आगे हम समानता दिलवाएं आज की सरकार में। देखिए, जब तक हम लोग इस देश की व्यवस्था को नहीं तोड़ेंगे तब तक हमारा बात बनने वाला नहीं है। इस देश के अंदर 100 में से 85 लोग हैं, 6743 जाति में जो बांटे गए हैं। जब तक ये लोग, इनमें भाईचारा आपस में नहीं बनेगा और जब तक इस देश के हुक्मरान नहीं बनेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। इसलिए मेरा तो आज इन लोगों ने, मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपने बुजुर्ग जो इनके नेता हैं प्रजापति समाज के, संतराम प्रजापति जी, जो बाबा साहब से भी 3 साल बड़े थे, जिन्होंने बाबा साहब को लाहौर के अंदर
1936 के अंदर जाति तोड़ो सम्मेलन के अंदर बुलाने का काम किया था। तो मगर उन्होंने प्रयास किया, बाबा साहब ने प्रयास किया, बाबा साहब ने तो हिंदू धर्म को छोड़ भी दिया, मगर उसके बावजूद भी हम लोग वहीं के वहीं खड़े हैं। तो हम उनकी बात को, हम एक दिन जन्मदिन मना लें, उसके बाद उनकी विचारधारा को आगे समाज में ना फैलाएं तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए मेरा तो इन सब लोगों से कहना है कि भाई हमें इस देश का राजा बनना पड़ेगा, हुक्मरान बनना पड़ेगा, तभी हमारी समस्या का अंत है। क्योंकि सारी ताकत जो है वो बाबा साहब भी जाते जाते बोल गए, कैप्चर दिस टेम्पल ऑफ पावर फॉर योर इमेंसिपेशन। सत्ता के इस मंदिर पर आप लोग कब्जा कर लो जहां से आपकी मुक्ति का रास्ता निकलता है। और वो क्या है? वो पार्लियामेंट है, वो विधानसभा की मतलब सचिवालय है, वो मेयर का दफ्तर है। तो वो जहाँ जब तक हम लोग वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारा भला नहीं हो सकता। क्योंकि दूसरे लोग हमने 75 साल तक मौका दिया है और 75 साल में उन्होंने आज तक गैर बराबरी रखी है और वो आगे भी रखेंगे। तो यदि इस चीज को खत्म करना है तो हमें अपने समाज को जोड़कर उनको कैडराई करके तैयार करना पड़ेगा और अपने वोट की महत्वता समझाकर उन्हें अपना राजा और अपना विधायक चुनकर उन्हें मंत्री, संतरी और उन्हें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने का काम करना पड़ेगा। यही मेरा ऐसे मौके पे आप लोगों से कहना है। सीपी सिंह साहब, मंच से शिक्षा के लिए बोला गया और शिक्षा तो हर सरकार आई, उन्होंने शिक्षा को बढ़ाया आगे, लेकिन नौकरी के लिए कोई भी सरकार मैं देख रहा हूँ आगे नहीं बढ़ पा रही है। आरक्षण नहीं है नौकरियों में, आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, शिक्षा भी आज महंगी हो रही है। इसके बारे में क्या कहना होगा आपका? देखिए, सरकारों ने सिर्फ जिन्हें दिखाने का काम किया है। यदि सरकारें 75 साल में समान शिक्षा की प्रणाली लाते हैं, सबको समान शिक्षा देते, तो इस देश के अंदर शिक्षा में सुधार हो सकता था। मगर क्या इस देश के अंदर जो अमीर लोग हैं, धन्नाशेर लोग हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। गरीबों के बच्चे मतलब ना वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ देखने के लिए मास्टर नहीं मिलते, स्कूलों में छत नहीं मिलती, बैठने के लिए डेस्क नहीं मिलता, सिर्फ उन्हें रेमिनेट करके उनमें लिपाई पुताई करके उससे बाद में बनेगा। जब तक आप समान शिक्षा नहीं देंगे इस देश के अंदर, तब तक मतलब ना इस देश में शिक्षा नहीं मिलेगी। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, शिक्षा तो लोगों ने ले भी ली, मगर थोड़ी बहुत लोगों ने जिद्दोजहद करके शिक्षा ले ली। मगर जब नौकरी इस देश के अंदर जो सरकारी डिपार्टमेंट है जिसमें एक कानून है, कानून के तहत लगता था, कानून के तहत छुटता था, या उसका मतलब पेंशन का था, वो सारा सरकारी उसमें था, मगर उन्होंने धीरे धीरे सब खत्म कर दिया। तो अब यदि वो सरकारी डिपार्टमेंट नहीं होंगे तो नौकरी कहाँ लगेंगे? और प्राइवेट में तो बनेगी नौकरी जब चाहे वो लगाए। अब लोग जो सफाई कर्मचारी थे वो 12 घंटा काम करें 6,000 रुपए में। एक समय वो था कि 8 घंटे में उनको 50,000 रुपए मिलता था। तो संविधान भी लगाकर लोगों को, उनका जो नौजवान पीढ़ी है उसका हनन किया जा रहा है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। तो मेरा यही कहना है कि भाई राजा बनो तो ये सारी प्रणाली खुद आपको सुधारना पड़ेगा, तभी इसका भला होगा। हमारे साथ गौतम साहब भी हैं और मैं चाहूंगा 2 शब्द गौतम साहब से भी जानकारी मिले। गौतम साहब नमस्कार। सर, ये बताइए कि बाबा साहब ने 1931 से 1936 में अपने लोकतंत्र जब बन रहा था, यानी संविधान जब बना रहे थे, उसमें महिलाओं को बराबर का अधिकार की बात करी थी और वो अधिकार के लिए संसद में भी पारित हो गया। लेकिन क्या वो अधिकार मिल पाया अभी तक? क्या घूंघट हट पाया? क्या शिक्षा प्रणाली का उसका फायदा मिला महिलाओं को? सबसे पहले तो बात मैं कहूँगा कि इन महिलाओं को, इन लड़कियों को सबसे ताकतवर अगर बनाया तो डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया। आज ये लड़कियां नहीं जानती, मैं अभी बोल तो कहूँ हिंदू कोड बिल के बारे में। जिस दिन ये लड़कियां इकट्ठी हो गई, लड़की चाहे किसी भी जाति धर्म बिरादरी की हो, उनको अगर किसी ने अधिकार दिए मान सम्मान के साथ, बाबा साहब के अलावा किसी के बाप ने नहीं दिए। लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है, ये लड़कियां भी नहीं जानती कि 1950 से पहले हमारी क्या दुर्दशा थी 4000 साल से। तो मैं आज यही कहूंगा, कॉन्स्टिट्यूशनली बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 2 ही वर्गों को मजबूत किया, एक महिला वर्ग, एक दलित वर्ग। इन वर्गों को, ओबीसी के लोगों को, सबको एक हो जाना चाहिए। पार्लियामेंट जो है वो आपके अंदर होगी, आपके कब्जे में होगी। दुनिया की कोई ताकत आपको गुलाम नहीं बना सकती। इसलिए वन मैन वन वोट, वन वैल्यू का जो बाबा साहब ने अधिकार दिया, इन लड़कियों को पूछो क्या आप डॉक्टर अम्बेडकर के अधिकारों के बारे में जानते हो? क्या आप डॉक्टर अम्बेडकर की डेट ऑफ बर्थ तक नहीं जानते होंगे? बाबा साहब का बड़ा अपमान हुआ, बड़ी बेइज्जती हुई जब इन लड़कियों के लिए बाबा साहब ने ये हिंदू कोड बिल पेशमेंट किया। आज 5 अधिकार इनके पास हैं। प्रॉपर्टी में अधिकार, डाइवोर्स का अधिकार, बच्चा गोद लेने का अधिकार,
राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर बनने के अधिकार, कौंसल से लेकर राष्ट्रपति तक बनने के अधिकार ये बाबा साहब ने इनको दिए हैं। ये फिर भी मूर्ति पूजा करें, मुर्दों की पूजा करें, बाबा साहब को छोड़ दे तो ये गलती इनकी है। इनके ऊपर बाबा साहब का कर्जा है, इनको मरने से पहले डॉक्टर अम्बेडकर के कर्जे को उतार देना चाहिए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं एक लड़की मेरे सामने खड़ी है, अगर वो लड़की बाबा साहब की अनुयायी बन गई, भक्त नहीं, तो देश की दो हाथ वो बदल सकती है। तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपने मुझे। धन्यवाद जी साहब। तो सुना आपने जी साहब के विचारों को। इन्होंने जो बताया, अगर महिला आगे बढ़ती है और महिला पढ़ लिख के अगर अपनी भागीदारी बराबर ले लेती है, यकीन मानिए जो सर ने बताया है इन शब्दों के साथ 2024 में शायद बड़ा उलटफेर हो सकता है और महिलाओं को और अच्छा दर्जा मिल सकता है। हमारे साथ इंद्रेश शर्मा जी हैं जो कि बीजेपी से हैं और मंडल अध्यक्ष हैं पूर्वी दिल्ली से। इंद्रेश जी आपका स्वागत है। सर अभी मंच पे जहाँ पर आप आए हुए हैं प्रजापति महासंघ के मंच पर, यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाने के बाद उनकी नौकरियों में भागीदारी भी बात हुई है, तो आप कितने से सहमत है? क्या नौकरियां मिल पा रही हैं आज के समाज में आपकी सरकार में? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को सबसे पहले आगे रखा जा रहा है। कोई भी कार्य हो, कोई भी योजना हो, और नौकरियों में भी हमारी जो पार्टी है उसमें भी सबसे पहले महिलाओं की 35% उसमें उनकी योगदान रहता है जी। तो अभी तक क्या समझ रहे हैं कि नौकरियों में कितनी हिस्सेदारी हो चुकी है? कोई आंकड़े हैं आपके पास? ऐसे आंकड़े तो अभी कोई नहीं है। आंकड़े अगर चाहिए तो हम RTI के द्वारा मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को हम सर्वोपरि रखते हैं। और महिलाओं के उत्थान के लिए मोदी जी ने जो कार्य किए हैं, जो शौचालय बनवाए हैं जगह जगह, और अभी उज्ज्वला योजना जो है, बेटी पढ़ाओ ये जो योजना चल रही है, ये भी बड़ी जोर शोर से चल रही है। और भी कई योजनाएं हैं ऐसी, आप अभी आप गूगल करेंगे तो कई सारी योजनाएं महिलाओं के लिए आपको दिख जाएंगी। चलिए, ये तो इंद्रेश शर्मा जी थे जिनके पास शायद पूरे आंकड़े नहीं है कि RTI के माध्यम से मांगेंगे तो, लेकिन एक अहम सवाल ये निकल के आ रहा है कि बीती रात जैसे कि यूपी में अतीक अहमद और उनके भाई का, उसके बारे में हमारे संजीव जी ने मंच से एक बात बड़ी अच्छी कही थी कि 2 सिक्सर लगे हैं और किसी को भी किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, क्यों? अपराध मुक्त बनाना है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। अपराधी कहीं भी बचने नहीं चाहिए। जिस सरकार ने संकल्प लेके जनता ने उनको चुना था, उत्तर प्रदेश की हालात बदतर हो गई थी। लोगों ने ऐसा हुआ था कि जो सपा की सरकार हुआ करती थी, तो आपने देखा होगा चलते फिरते लोग थप्पड़ मार के गाड़ी में पुलिस वालों को चल देते थे। लेकिन आज किसी की स्थिति नहीं है। गुंडे बदमाश घर में घुस गए हैं और जो बाहर हैं वो अंदर हैं। तो स्थिति ये थी कि जो कल तक डराया जिस लोगों का किया करते थे, आज वो खुद डरे बैठे हैं। तो जो कल काम हुआ है उससे जनता को बड़ा शांति है और जनता खुश है। विपक्ष को बोलने से कुछ नहीं होगा। सरकार अपना काम कर रही है और हमारा, अगर मेरी पर्सनल अगर कोई राय पूछे तो सरकार को और भी जो 1-2 लोग हैं उनको भी इस तरह से दंडित करना चाहिए। धन्यवाद। तो देखा संजीव जी ने जैसे बताया कि अगर कोई और भी है आपराधिक जगत में तो उनको भी दंडित करना चाहिए, लेकिन इतना जरूर है जैसे कि पिछले कई वर्षों चला आ रहा है, मोदी है, योगी है तो मुमकिन है। मैं मुकेश कुमार, देखते रहिए अंतक 24x7। और हम आपकी पगड़ी की लाज रखेंगे। हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम तो लगभग 30 साल तो हो गए इनके पीछे पड़े हुए। 30 साल से हमने छोड़ा नहीं इस आदमी को। ये बेशक हमें छोड़कर संगठन में लगे रहते हैं, मतलब कोई बात नहीं, तुम चलाओ संगठन, हम राजा बनने की प्रक्रिया में रहेंगे। अभी बहन जी के पास गए तो इनको बोला कि भाई राजदीप प्रजापति पूरी दिल्ली में OBC समाज को जोड़ने का इनको काम दे दिया, मगर एक मीटिंग में आज तक नहीं गई। इनका काम नहीं करना। इसके लिए हमें सबको प्रयास करना चाहिए। ये सभी के हित में और आपकी आने वाली जनरेशन के लिए 100% हित में है। और नहीं तो यहाँ पर नौकरी आपकी चलेगी, सरकारी डिपार्टमेंट सब खत्म कर दिए, प्राइवेट सेक्टर में बचे
वहाँ डालेंगे, बनेगी नौकरी, जब चाहे कान पकड़ बाहर निकाल दे, कोई कायदा ना कोई कानून। एजुकेशन तुम्हारी खत्म, क्योंकि अब इतनी महंगी एजुकेशन हो गई है कि आने वाले दिनों में तुम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाओगे। तो उन्होंने पूरा प्लान बना रखा है, और इस देश के अंदर किसी भी जाति, किसी भी देश, किसी भी धर्म का यदि कोई रीढ़ की हड्डी है तो एजुकेशन है, जिसे वो सबसे पहले खत्म करने में लगे। सरकारी स्कूलों में क्या हाल है ये आप जानते हैं अच्छी तरह। मैं ये जितने घूम रहा है ये केजरीवाल करते घूम रहे लोग कि भाई इतना मतलब स्कूल सुधार धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों अभी हम मौजूद हैं प्रजापति महासंघ के राष्ट्रीय मंच पर, और यहाँ पर जो आज इन्होंने सम्मान दिया है उसके हम सदैव आभारी रहेंगे और इनका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि और ये धन्यवाद के पात्र हम इसलिए बन रहे हैं क्योंकि हम आए थे यहाँ खबर करने के लिए। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी और संतराम जी का जो आज जयंती मनाई जा रही थी, हम आए थे खबर करने के लिए। क्यों जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, बिल्कुल सर, आप गलत नहीं कह रहे हैं। हम तो यहाँ खबर करने आए थे, हमें उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ हमें इनका आशीर्वाद, प्यार इतना और सम्मान मिलेगा, और इसके हम सदा आभारी रहेंगे इन प्रजापति संघ के और प्रजापति समाज जितनी जनता है उन सबके। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर कहीं पत्रकार को सम्मान मिलता है तो यकीन मानना कि यह सम्मान उसकी गरिमा को और बढ़ा देता है, पत्रकार की गरिमा को। और हर पत्रकार ये चाहता है अगर सम्मान मिलता है तो हम हर जगह उस खबर को, चाहे जो छोटी से छोटी खबर हो चाहे बड़ी से बड़ी खबर हो, जिसे जनता से खबर हो सरकार तक, या सरकार के कोई कह सकते हैं उनके जो पैमाने हैं उनको जनता तक पहुंचाने का काम करता है, और मीडिया भी है जिसे हम बखूब निकालते हैं। जी बताइए आपका क्या कहना है? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जिस तरह से हम लोगों को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है, जिस तरह से हमारे बड़ों का आशीर्वाद हमें मिला है, ये बात इन्होंने बिल्कुल सच साबित कर दी है कि पत्रकारों को सिर्फ पत्रकार कहा ही नहीं जाता, लेकिन पत्रकार वाकई जीवन का एक वो अंश है जो हमारे उन समस्याओं को, हर पहलुओं को हम वहां तक पहुंचाते हैं जहां तक हमारी आम जनता नहीं पहुंच पाती है। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से पुनः राष्ट्रीय जो महासचिव है हमारे प्रजापति महासंघ के सुरेंद्र जी का धन्यवाद देता हूँ, राजवीर सिंह जी का और सभी टीम का आप सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखते रहिए अंतर 24x7।